Welcome to Physics Class 12th, Unit 4th, EMI and AC, Chapter 6, EMI, Electromagnetic Induction. And this is the first video of this chapter. And in this video, we discuss about magnetic flux, Faraday experiments of EMI, Faraday law of EMI, Lenz law, and law of conservation of energy. तो ये जो चैप्टर है हमारा EMI, ये कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स के आसपास घूमता है। तो एक बार और हम मैग्नेटिक फ्लक्स को देखते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस परपेंडिकुलरली थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम उस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लेंगे और उससे प्रोडक्ट कर देंगे, देन इट इज अगेन कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके लिए फिर हम एक मैग्नेटिक फॉर्मूला भी लेते हैं। हमने मान लिया कि ये एक एरिया है, हमें मालूम है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसी की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी और डायरेक्शन में फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो फिर दोनों के बीच का एंगल निकाल के बी डॉट या बी डी एस कॉस थीटा या बी डॉट वैक्टर ऑफ डी एस दोनों को लेके, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी डॉट डी एस या बी डी एस कॉस थीटा या बी डी एस डॉट एन। यहाँ पर एन कैप जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ एरिया कंपोनेंट है। सो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, सबसे सिंपल फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी एस या बी डी एस कॉस थीटा। अब अगर हम इसको देखें कि कॉस थीटा पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो अगर ये थीटा जीरो हो जाए, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। और थीटा कॉस के टर्म में प्लस माइनस भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? जब ये 0 से 90 के बीच में होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और अगर ये 270 से 360 के बीच में नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 270 से 360 के कंपोनेंट में भी आ जाता है तो भी ये पॉजिटिव होगा। अब इसके अलावा जीरो फ्लक्स कब होगा? अगर एक थीटा 90 हो जाए या फिर 270 हो जाए, कॉस 90 की वैल्यू भी जीरो होती है और कॉस 270 की वैल्यू भी जीरो होती है, तब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर जाने लगे फ्लक्स। और नेगेटिव कब होगा? जब ये 90 से 270 के बीच में होगा, मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा जीरो हो जाए, कॉस जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा फ्लक्स उसी डायरेक्शन से पास हो रहा होगा। अब फ्लक्स है तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तभी ईएमआई जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा। तो फ्लक्स को चेंज करने के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला ही देखते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मतलब अगर आप फ्लक्स चेंज करना चाह रहे हैं तो बी चेंज कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, उसको पास ले जाओ दूर ले जाओ, किसी भी तरीके से बी की वैल्यू चेंज कर दो। या फिर एरिया को कम कर दो, ज़्यादा कर दो, बलून जैसे फुला दो, कम कर दो, कंप्रेस कर दो, श्रिंक कर दो। या फिर थीटा उसको रोटेट कर दो, जैसे कि हम जनरेटर में करते हैं तो रोटेट कर दो। तो इस तरीके से हम कितने तरीक़ों से, या तो हम बी की वैल्यू चेंज कर दें, या फिर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू चेंज कर दें, या फिर हम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से किसी दो को भी ले सकते हैं, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डी एस कॉस थीटा आया था, कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट में यूज होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? वेबर होती है। और या फिर इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सी जी एस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल होती है। 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? तो करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। एक लाइन की डेफिनेशन है, करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक flux. This phenomena is called electromagnetic induction and this current is called induced current. इसी को अब हम आगे देखना है। अब ये फिर से वही चारों कंपोनेंट है जिनके थ्रू हम फ्लक्स को चेंज करेंगे और ईएमआई जनरेट करेंगे। इसी के लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्लक्स को चेंज करने के लिए। एक कॉइल ले ली उसने, उसको अगर हम करंट देना है तो जनरली हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कोई बैटरी है ही नहीं। हमने गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो हमने पढ़ा है,
विच कैन मेजर स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बताता है। तो यहाँ पे इसका जो मेन रोल है डायरेक्शन के लिए है। ये एक मैग्नेट ले ली जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कम ज़्यादा करने का काम करेगी, और एक कॉइल और उसी के अपोजिट ले ली। अगर ये मैग्नेट इसके पास आती है, तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आता है, तो इस कॉइल के इस एंड पे ये साउथ पोल दूर जा रहा होगा। तो हमें दोनों ऑब्जर्वेशन देखनी है कि इस कॉइल के इस एंड पे नॉर्थ पोल पास आता है तो क्या होगा, और इस कॉइल के इस एज से अगर साउथ पोल दूर जाता है तो क्या होगा। देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैग्नेट को मोशन करेंगे, देखिए करंट की डायरेक्शंस फ्लो हो गई, यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, और यहाँ उल्टा हो गया। देखिए साउथ पोल पास आया तो यहाँ नॉर्थ पोल पास आया तो नॉर्थ पोल बन गया, और यहाँ साउथ पोल इस एज से दूर गया तो यहाँ नॉर्थ पोल बन गया। मतलब जब कोई पोल पास आएगा तो लाइक पोल बनेगा, और जब कोई पोल दूर जाएगा तो अनलाइक पोल बनेगा। मतलब अगर पास आ रहा है तो रिपल्सिव फोर्स है, और अगर दूर जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। एक बार फिर से देखते हैं, हम साउथ पोल को पास लेके आते हैं। देखिए यहाँ साउथ पोल पास लेके आए तो यहाँ साउथ पोल बन गया, मतलब पास लाने पर लाइक पोल बन रहा है। और चूंकि यहाँ इस वाली कॉइल के इस एंड से नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो यहाँ नॉर्थ पोल की अपोजिट साउथ पोल बन गया। मतलब इस मैग्नेट ने इससे पास और दूर जाने की वजह से दोनों के दोनों कॉइल में करंट फ्लो कर दी। दैट फिनोमेना गिव्स बाय फैराडे, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय फैराडे। और इसको हम थोड़ा सा और एनलार्ज वे में देख सकते हैं। मैग्नेट में होता क्या है, फील्ड लाइंस होती है, फील्ड लाइन से ही फ्लक्स बनता है। जब ये कॉइल से दूर रखी है तो ये फील्ड लाइंस इससे कम जा रही हैं, मतलब इस कॉइल का फ्लक्स कम है। और जैसे हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसका फ्लक्स, फील्ड लाइंस की डेंसिटी इस कॉइल के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, और फिर इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। सो दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अगर हम दोनों को किसी एक ट्रेन में रख दें, दोनों एक साथ चले जाएं तो भी मोशन हो रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का है। दोनों कॉइल ऐसे चली जाएं, पास आ जाए, रिलेटिव मोशन है, एक खड़ी रहे दूसरी उसके पास आ जाए, एक वहीं रहे दूसरा उसके पास चला जाए। लेकिन अगर दोनों एक साथ जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन जीरो है, तो फिर इंडक्शन नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cutting at different angle of the same cross sectional area of change। कभी यहाँ पे कम फील्ड लाइन्स होगी, कभी ज़्यादा होंगी, और उसी फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस होगी। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल, और इस अगर हमने नॉर्थ पोल पास ले गया तो नॉर्थ पोल बन गया था, और साउथ पोल दूर गया था तो भी नॉर्थ पोल बन गया था। डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा था, और डायरेक्शन का किलोमीटर डिसाइड करा रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था। और इंड्यूस करंट जो है वो केवल और केवल रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करती है। ये चार ऑब्जर्वेशंस हैं फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया फैराडे ने, एक कॉइल ले ली। अब यहाँ पे उसने मोशन नहीं किया, करंट इसमें ऑलरेडी फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो हो रही मतलब हमने पढ़ा है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो एक सोलेनॉइड इसमें करंट फ्लो हो रही है जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये की अभी यहाँ पर नहीं लगाई गई है, तो अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, जिसका कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ की करंट कनेक्ट करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो जैसे हम इसमें करंट एक दूसरी कॉइल ले ली उसके पास में, इसको प्राइमरी कॉइल माना, इसको सेकेंडरी कॉइल माना। इसमें तो करंट भी नहीं है, तो इसमें तो फ्लक्स बनने का चांस ही नहीं है, और इसमें करंट फ्लो होने का भी चांस नहीं है। जैसे ही हम एक नेबरिंग कॉइल, इस नेबरिंग कॉइल में फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में जैसे हम की कनेक्ट करेंगे तो इसमें जीरो से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और उसी की वजह से इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और सामने वाली कॉइल में करंट इंड्यूस होगी, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इस नेबरिंग कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा। ये देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसका हो या किसी और का हो, वो कॉइल खुद का फ्लक्स जनरेट कर रही हो तो सेल्फ इंडक्शन आगे पढ़ेंगे, और किसी दूसरे के फील्ड में रखी हो तो म्यूचुअल इंडक्शन। यही हम दूसरी इसी कॉइल की सेकंड कंडीशन देखते हैं। ये की यहाँ लगी हुई है, मतलब करंट फ्लो हो रही है। अब अगर हम की को निकालेंगे तो फिर से इसका फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही हम की को ऑन और ऑफ करेंगे तभी इसमें करंट इंड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो जैसे हम इस की को निकालेंगे तो फिर से इसमें करंट फ्लो होगी उस मोमेंट के लिए, फिर जीरो हो जाएगी। और इसी का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें हमारे किसी के घर में अगर गैस लीक हो रही है, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑपरेट भी नहीं करोगे। अगर ऑन है तो ऑन रहने दीजिए, ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए। इसका पर्पज़ या रीज़न क्या है, जैसे ही आप अभी फ़ैन चल रहा है, सोलेनॉइड है, करंट फ्लो हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो उसका फ्लक्स मैक्सिमम टू जीरो जाएगा, और मैक्सिमम टू जीरो जाएगा तो फिर वहाँ पे
फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी और उसकी वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी और उस स्पार्किंग की वजह से वो गैस फायर कैच कर सकती है और आग लग सकती है। तो फैन चल रहा है तो चलने दीजिए, बंद है तो बंद रहने दीजिए। लाइट जला के भी नहीं देखना है कि कहाँ से आग या फायर गैस लीक हो रही है। फैन चला के भी नहीं देखना और फैन बंद करके भी नहीं देखना है। दैट जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट की वजह से नहीं हो रहा है, जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस करंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन या ऑफ किया तो फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुई। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है। When the primary circuit close, current grow from 0 to maximum, flux change, current induce। और अगर हम इसको लिंक विद द, अगर हम कॉइल का फ्लक्स जीरो कर देते हैं तो मैक्सिमम टू जीरो होगा तो भी फ्लक्स चेंज, जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। When the primary circuit open, maximum to zero, during this period current change, फ्लक्स चेंज। और अगर हम उसको जीरो करते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ फिर से लिखा गया है। नाउ फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया, क्या लॉ बनाए। तो फेराडे के केवल दो ही लॉ हैं और दोनों को फर्स्ट और सेकंड वाइज ही याद रखना है। फर्स्ट लॉ है करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट तभी इंड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। करंट मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी, फ्लक्स कांस्टेंट होने पे करंट इंड्यूस नहीं होगी। दूसरा सेकेंड लॉ, द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर करंट प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी हो रही है, उसको निकालने के लिए सेकेंड लॉ है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किसके डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा तेज़ी से आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। जितने स्लोली आप मोशन करोगे उतना कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितने ज़्यादा फास्टली करोगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सो ई प्रोपोर्शनल टू डी फाइव अपॉन डी टी, के आ गया यहाँ पे कांस्टेंट, के की वैल्यू 1 है एक्सपेरिमेंटली। और यहाँ माइनस साइन भी लगाया गया। माइनस साइन क्यों लगाया गया, क्योंकि ये हमेशा अपोज करता है और अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं तो माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। और डी फाइव को आप फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी टू माइनस टी वन या अपॉन टी भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड इसमें जो आता है इसके बाद लेंज। लेंज ने ये नेगेटिव साइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है, the direction of induced current is always in such a way so that it opposes the cause of induction। जिसकी वजह से वो बन रहा है वो उसी को अपोज करेगा। अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई है तो उसको बढ़ने को अपोज करेगा, अगर आपने करंट की वैल्यू कम की है तो उस कम करने को अपोज करेगा। अगर आप नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हो तो पास आने को अपोज करेगा, अगर आप नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हो तो वो दूर जाने को अपोज करेगा। मतलब हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो जिस वजह से बन रही है उसी को लेंज लॉ बोलता है। अगर हम एक कॉइल ले लें जिसमें कोई करंट फ्लो ना हो रही हो, कोई करंट सोर्स नहीं है, और उसके पास अगर हम एक नॉर्थ पोल लेके जाए तो फिर उसके अंदर, क्योंकि हम इसके पास लेके जा रहे हैं तो लेंज लॉ बोलता है इट अपोज, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी और इट अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। मतलब ये अगर नॉर्थ पोल है तो इसके अंदर भी नॉर्थ पोल ही बनेगा क्योंकि पास लेके जा रहे हैं। और नॉर्थ पोल मतलब इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरेट हो जाएगी क्योंकि हम इसके पास लेके जा रहे हैं। अगर हम एक साउथ पोल किसी कॉइल के पास लेके जाएं तो साउथ पोल पास लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर फिर से पास जाने पर लाइक पोल रिपेल करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाएगी। अब अगर हम दूर ले जाने का कॉन्सेप्ट देखें, हम एक कॉइल के पास से नॉर्थ पोल दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं तो फिर इसको पास बुलाया गया, ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। पास ला रहे थे तो दूर कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स था। अब अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फिर अब इसके अंदर जो पोल डेवलप होगा वो साउथ पोल के जैसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो होगी। ऐसे अगर हम यहाँ पर साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो फिर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पास बुलाएगा, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगी। सो लेंज लॉ बोलता है इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। अगर पोल्स पास आ रहे हैं तो उसको दूर भगाएगा,
पास आने पर रिपेल करेगा और दूर जाने पर वो अट्रैक्ट करेगा। दैट इज अ लेंज लॉ, इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। अगर आपने स्विच ऑन किया है तो उस करंट को कम करने की कोशिश, जीरो से मैक्सिमम कर रहे हो आप, तो उसको अपोज कम करने की कोशिश करेगा, रोकने की। इसको इनर्शिया भी बोलते हैं, इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। जैसे कि इनर्शिया होता है, इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे ये हमेशा अपोज करता है कि अगर जीरो करंट है तो जीरो ही रहनी चाहिए, इसकी करंट क्यों बढ़ा रहा है तो उसको दूर भगाओ। ऐसे ये दूर जा रहा है, इसका फ्लक्स जितना था उतना ही रहना चाहिए, तो ये मानता है, लेकिन आप इसको दूर ले जा रहे हो तो इसको पास बुलाने की कोशिश करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। मतलब दूर जाने पर अट्रैक्ट लाइक पोल बनेंगे, सॉरी पास आने पर लाइक पोल बनेंगे और दूर जाने पर अनलाइक पोल बनेंगे। थैंक यू। इसके बाद आता है लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लेंज लॉ, फैराडे लॉ, ईएमआई, सब जगह जनरेशन, मतलब करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट एक एनर्जी है। तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। तो जितने भी लॉ हैं फिजिक्स में, सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देर इज नो लॉस और जनरेशन ऑफ एनर्जी, हेयर इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कहीं जनरेट नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे हो रही है, आप जो वर्क कर रहे हो, फ्लक्स को कम और ज़्यादा करने में, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक फ्लक्स जनरेट, तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगी। मतलब आपको जो फ्लक्स चेंज करने में, जो रिलेटिव मोशन करने में जो मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो वहाँ पे अपोजिशन आपको मिल रहा है उसका फ्लक्स चेंज करने की वजह से, वो अपोजिशन वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी is converted into electrical energy, thus Lenz law is in accordance with law of conservation of energy. Thank you.